Namaskar. Welcome to Life Express. Today, the world is looking at India and India is looking at the world with its age-old conviction of Vasudhaiv Kutumbakam, meaning the whole world is our family. वैसे देखा जाए तो हमें वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का नारा लगाते लगाते बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी पे भी ना ही कोई आक्रमण किया और ना ही कभी राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व और संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन संस्कृति एवं फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस, कहीं एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है तो कहीं फूड क्राइसिस, कहीं वाटर क्राइसिस है तो कहीं सेंसिटिविटी क्राइसिस। और इन सभी क्राइसिस या संकटों के बीच आज दुनिया एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है ताकि वे शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस आज दुनिया के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। बट इंडिया हैज़ अ suitable model of living and holistic well-being aimed at creating a better world of peace and harmony. और उस मॉडल को ही आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीवन की सभी समस्याओं का पर्याप्त निदान बताया गया है। और मेरे इस कार्यक्रम लाइफ एक्सप्रेस का उद्देश्य भी आप सभी को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रूबरू कराना है जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम एक बार फिर मिलेंगे समाज के एक ऐसे कर्मयोगी से जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन हम और आप उससे बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें, मैं चाहूँगा कि आज के मेहमान का मैं आपसे एक संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे आज के मेहमान का जन्म हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लांगड़ा नामक गांव में 26 फरवरी 1993 को हुआ था, एक सामान्य परिवार में। अगर देखा जाए उनके जीवन का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने जीवन में आए कई चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने जीवन को उन्होंने मजबूत और सुदृढ़ बनाया। आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों सहित कर्ज तले दबे होने के बावजूद जीवन में उनका एक ही लक्ष्य था कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से मुहैया करा सके, और उनके मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत से हुआ भी ऐसा ही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 31 वर्षीय प्रभाती जी का। प्रभाती जी जो आज हमारे साथ हैं, मैं सबसे पहले प्रभाती जी का लाइफ एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए स्वागत करना चाहूँगा। और प्रभाती जी, सर्वप्रथम मैं अपने लाइफ एक्सप्रेस टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपका सादर आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप लाइफ एक्सप्रेस से जुड़े। धन्यवाद सर। प्रभाती जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में सफलता के लिए
कई बार शॉर्टकट मेथड से या कुछ गलत तरीके से अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर मैं देखूं तो आप ना सिर्फ अपने समाज में ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी प्रभाती जी, मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी के राह पे चलते हुए 17 से 18 घंटे रोज काम करके ना सिर्फ अपने 6 सदस्यीय परिवार के भरण पोषण का इन्होंने भार उठाया, बल्कि 2 बच्चों की उचित शिक्षा भी उन्होंने मुहैया कराई। अब हम ये जानना चाहेंगे प्रभाती जी कि कैसे हुआ या कैसे होता है ये सब, और साथ में आप ये भी बताएं कि आपका जो ये संघर्ष, ये जीवन में संघर्ष की जो यात्रा शुरू हुई, ये कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? जी, आप इस पे जरा प्रकाश डालें। मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना था, अपने परिवार के लिए कुछ करना था, अपने गांव के लिए अपना नाम आगे बढ़ाना था। उसमें भी मैं कामयाब हो गया। मैंने सबके लिए अच्छा किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मेरे लिए अच्छा इंसान भी बराबर है, बुरा भी उतना ही है। तो सब लोगों के लिए मैंने किया जितना मेरे से बना। आस पड़ोस के लिए, यार दोस्तों के लिए, सबने मेरा साथ दिया। सबसे बड़ा सहयोग है मेरे माता पिता का। उन्होंने मेरे जीवन की स्थिति को देखते हुए उन लोगों ने मेरा एक अच्छी बात आपने अभी बताई थी कि जीवन की तुलना आपने फूल से की थी। बिल्कुल। तो एक बार आप जरा फिर से बताएंगे। सर, एक फूल होता है, अगर उसमें पानी दोगे तो वो आगे बढ़ेगा, खिलेगा, और जो उसमें पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। तो एक जीवन भी ऐसा ही है, उस फूल की तरह। अगर उनको हम संभाल के रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो वो हमें फूल ही देगा, अच्छा खिलेगा। तो जिंदगी भी एक ऐसे ही है, फूल की तरह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किए हैं। कुछ कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन मैंने पीछे कठिनाइयों से सामना किया। मैंने हंस के उसको निकाल दिया। तो ये जीवन में जो संघर्ष की यात्रा आपकी थी, ये कब से शुरू हुआ? ये सर, मेरी यात्रा लगभग तो 13 साल पे शुरू हो गई थी। जब मैं 13 साल का था, मैंने लोगों के पास काम किया, मेहनत मजदूरी की। उस टाइम पे मेरी उम्र कम थी, मैं कहीं नौकरी करने नहीं जा सकता था। नौकरी करने बहुत दूर जाना पड़ता था, मानेसर जाओ या गुड़गांव जाओ उसके लिए। तो मैं गया भी वहाँ पे, लेकिन वहाँ से नाबालिग होने की वजह से मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। तो फिर मैंने दिहाड़ी मजदूरी की। उस टाइम पे दिहाड़ी भी ज़्यादा नहीं थी, 90 रुपये देते थे। मुझे तो 90 भी नहीं देते थे। पहले तो मुझे गांव में जाता था 20 रुपये ही देते थे। फिर मैंने देखा भाई मेहनत है, ये है। तो मेरे एक अंकल थे, वो मुझे 50 रुपये देते थे। तो मैंने उसके पास कम से कम 6 महीना काम किया। काम करने के बाद उसने 6 महीने के बाद मुझे 90 रुपये देना चालू कर दिया। तो जो बड़ी एज के मजदूर थे, उन लोगों को 125 रुपये देते थे। फिर अंकल ने कहा भाई 90 क्या देना, 100 रुपये दे देते हैं। तो मैं भी उसमें खुश हुआ। तो अंकल, उसने भी मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिया। अड़ी भीड़ में, मेरी मुसीबत में बहुत काम आया, लेकिन मैंने उसके कभी काम के लिए मना नहीं किया। तब मुझे बुलाता था, मैं उसके काम के लिए जाता था। तो उसका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उसने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। फिर कुछ महीने निकलने के बाद मुझे जो दिहाड़ी मजदूर थे, उनके बराबर भी दिहाड़ी देने लगे। बोले तुम मेरे पास ही काम करो। मैंने किया भी उनके पास काम। उन्होंने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, मेरे ऊपर कोई दबाव भी नहीं डालते थे भाई इतना काम करना है, ये करना है। उसने बोला बेटा जितना होता है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया भी। तो लेकिन इतने कम पैसे में आप, चूंकि आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, तो क्या सबका भरण पोषण हो जाता था? उस टाइम पे पापा भी कमाते थे, तो दोनों मिलके एडजस्ट कर लेते थे। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। और परिवार की जो जिम्मेदारी थी, किस तरह की जिम्मेदारी? क्योंकि कर्ज के अंदर भी आप, हमारी सिस्टर की शादी हुई थी, उन्हीं की शादी सबसे पहले हुई थी। तो उनका कर्ज हो गया था हम लोगों पे। तो उनका कर्ज को उतारने के लिए हम लोग एक का खाते थे, एक का बचाते थे। मजदूरी का तो आज है, आज मिल गई तो कल नहीं है। तो ऐसा ही था। उस टाइम पे काम भी बहुत कम था, लेकिन हम लोग भैंसे पालते थे, उनमें गुजारा कर लेते थे।
और भी छोटा मोटा काम मिलता था वो कर लेते थे। मतलब हम लोग खाली नहीं बैठे, हम लोगों ने मेहनत की है, उस मेहनत का हमें फल भी मिला है। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसा मुझे पता है कि आज भी आप 17 से 18 घंटे काम करते हैं बिल्कुल। ताकि आपके बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। अब मेरा सपना है मेरे बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा करें, वो बस कामयाब हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं और मेहनत कर इससे रहा हूँ। आपके स्वास्थ्य पे भी तो बहुत बुरा असर पड़ता होगा। पड़ता है, लेकिन क्या करें, जिंदगी है, करना पड़ता है। अगर अब मैं नहीं करूँगा तो बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो प्रभाती जी, आपने बड़े ही मतलब अपने दिल से अपना दर्द अभी बयां किया, और आगे हम ये जानना चाहेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ सपने होते हैं, तो क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसे सपने थे, कोई अरमान थे जो कि पैसे के अभाव में पूरे नहीं हो सके? कुछ इस तरह की बातें आपके साथ भी है? नहीं सर, वैसे तो मैंने अपने सपने पूरे किए, लेकिन मेरा एक सपना है जो पूरा नहीं हो चुका। मुझे एक प्लॉट खरीदना है, तो वो सपना मैं बहुत जल्दी पूरा करूँगा। ऐसा नहीं है मैं हार मान गया, अभी मैं ज़िंदगी से बहुत लड़ूँगा। तो बहुत जब अच्छा। तक मेरे अंदर मेरे पापा का साथ है, मैं चाहता हूँ उनके सामने खरीद के दिखाऊँ मैं। तो मैं बहुत जल्दी इस सपने को भी बहुत जल्दी पूरा करूँगा। मैं उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ जितनी मेरे से हो सके। तो मेरा यही सपना है, मेरे पापा के जीते जी मैं खरीद लूँ, उसे बनाऊँ और मतलब उसमें आपका ये सपना है कि आप एक अपने जो आपका ये निवास है यहीं पे आसपास में आपका एक प्लॉट आप खरीदना बिल्कुल चाहते हैं, और उसमें आप कुछ मकान बनाना चाहते हैं, बिल्कुल और उसको किराए में देना चाहते हैं, बिल्कुल ताकि आपको मुझे बाहर जाके जॉब नहीं करना पड़े और बिल्कुल परिवार के साथ आप ज़्यादा समय दे सकें। बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल। तो मैं कठिनाइयों का सामना करूँगा, लेकिन उस प्लॉट पे भी मेरा फोकस है और अपने बच्चों पे भी फोकस है। और नौकरी वोकरी तो किस्मत की बात है, उन्हें मिले ना मिले, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो उनका मैं खुद का बिजनेस करवाऊँगा अपनी मेहनत से। उनके लिए दो पैसे मैं बचा के ही चलता हूँ। ऐसा नहीं है मैं कम कमाता हूँ उनके लिए बचाता नहीं, उनके लिए बचाता हूँ। उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ जी जान से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो प्रभाती जी, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे कई माता पिता हैं आज समाज में जिनको कि कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे माता पिता के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे, समाज को देना कोई चाहूँगा संदेश देना चाहेंगे, ताकि वे भी अपने जीवन को बिल्कुल डट के मुकाबला करते हुए आगे बढ़े और कभी हिम्मत ना हारे? क्या संदेश आप देना सर चाहेंगे? बिल्कुल दूंगा उनके लिए संदेश में। उनका लिए मेरे लिए उनके लिए संदेश है। दे, देखो, कठिनाइयाँ तो सबकी ज़िंदगी में होती हैं, तो उसका सामना करना चाहिए। दुख सुख तो चलते रहते हैं, तो उनसे ये थोड़ी हम पीछे हट के बैठ जाएं। आज हम दुखी हैं तो कल खुश भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे पास बुरा है तो कल अच्छा भी हो सकता है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे अच्छा है आप दुखी होकर भी दूसरे को दिखाओ हम खुश हैं। ऐसा मत दिखाओ भाई हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। पैसा क्या है, पैसा तो कभी भी कमा सकते हो आप। पैसा कम है उसके लिए दुखी होना, ये तो बेकार है। जितना है उतने में खुश रहना सीखो, बहुत अच्छा। जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। इससे अच्छा कुछ नहीं है, मैंने तो यही सीखा है जीवन से। हमारे पास जितना है उतने में खुश रहेंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और मैं आपकी बातों का समर्थन भी करता हूँ कि जीवन जीने के लिए पैसे ही सब कुछ नहीं है। जीवन जीने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो आज आप लाइफ एक्सप्रेस से जुड़े, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद कहूँगा। और हम चाहेंगे कि आप पुनः लाइफ एक्सप्रेस में जुड़े भविष्य में भी, और मेरी शुभकामना है आपके अच्छे दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाती जी। प्रभाती जी, आपने अपने जीवन में कई सराहनीय कार्य किए हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है अपने परिवार के लिए, और इसी सब के मद्देनज़र हमारी लाइफ एक्सप्रेस टीम ने आपके लिए एक अवार्ड घोषित किया है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकॉनिक फादर अवार्ड।
तो मैं चाहूँगा कि इस अवार्ड को आप सहर्ष स्वीकार करें। जी सर। LXP Award of Iconic Father is proudly presented to Mr. Prabhati on 18th October 2024 for raising his family amid adverse conditions with his hard work and determination to excel in life. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के IK सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक पारंपरिक मान्यता का वैज्ञानिक कारण भी समझेंगे। तो पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने सीखा था हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए, वो था ई से ईमानदारी, और अगला लेटर या अक्षर है ऊ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊ से क्या हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट यू हैव गेस्ड इन योर माइंड, लेकिन मैंने जिस मानव मूल्य का चयन किया है ऊ से, वो है उदारता, जिसे आप इंग्लिश में जेनरोसिटी कहते हैं। उदारता को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये आपके पर्सनैलिटी का या व्यक्तित्व का या स्वभाव का या चरित्र का वो गुण है जिसमें थोड़ी दयालुता भी है, थोड़ी भलाई भी है और थोड़ा उच्च विचार भी है। उदार मनुष्य को देखा जाए तो वो हमेशा खुश रहता है, उत्साहित रहता है। यदि आपके जीवन में निराशा आने लगे तो समझ जाइए कि आप में उदारता की कमी हो रही है। दूसरों की मदद सिर्फ धन दौलत या रुपये पैसों से ही कर देना आपकी उदारता नहीं है। उदारता आपका दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार या सद्व्यवहार भी है, जिससे दूसरों के मन को सुख, संतुष्टि एवं सहज खुशी मिले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भारतीय परंपरा की वैज्ञानिक मान्यताओं की ओर, और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे स्वास्तिक का वैज्ञानिक महत्व। अकॉर्डिंग टू KV सिंह, स्वास्तिक शब्द संस्कृत के शब्द स्वा जोर अस्ति के योग से बना है, जिसका अर्थ सौभाग्य या कल्याण होता है। स्वास्तिक का चिन्ह भारतीय संस्कृति में मात्र धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सशक्त चिन्ह भी है। इसके पीछे कालचक्र का विज्ञान है, पर इसे निर्मित करने व बनाने की सामग्री का विशेष विधान है। यदि स्वास्तिक चिन्ह विधि के अनुसार आवश्यक सामग्री से निर्मित नहीं होगा तो यह मात्र एक रेखा चिन्ह बनकर ही रह जाएगा। इसकी रचना की सही विधि के लिए पहले आप 5 सामग्रियों का मिश्रण तैयार करें: गंगाजल, गोमूत्र, कुमकुम, हल्दी एवं केसर। इस मिश्रण से स्वास्तिक का चिन्ह पूजा कक्ष या घर के द्वार पर दोनों ओर, शयन कक्ष में या फिर जमीन पर किसी उचित स्थान पर बनाएं। इन 5 पदार्थों में शुद्धिकरण व आकर्षण शक्ति विद्यमान है, जो इस चिन्ह को जागृत करती है। स्वास्तिक बनाते समय पहले एक रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दूसरी रेखा पहली रेखा को मध्य से काटते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर समान रूप से खरवोज कर धन का चिन्ह बनाएं और फिर उसे स्वास्तिक का आकार दें। बाद में स्वास्तिक के बीच अर्थात धन के चिन्ह के चारों ओर रेखाओं के बाहर बीचों बीच एक एक बिंदु लगाएं। ध्यान रहे स्वास्तिक उल्टा ना बनाएं। उल्टे स्वास्तिक का अर्थ होगा समय चक्र को उल्टा चलाना, जो अशुभ है। चिन्ह को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसकी भुजाएं घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज बाईं ओर से दाईं ओर घूमती हैं। इस प्रकार से बना स्वास्तिक चिन्ह 27 नक्षत्रों की ऊर्जा को एकत्रित कर आपके चारों ओर फैलाता है। स्वास्तिक का चिन्ह
बनाकर उस पर आसन बिछाकर बैठने से मन को शांति प्राप्त होती है और ध्यान लगाना आसान होता है, पर शर्त यह है कि स्वास्तिक विधि पूर्वक बना हो। वैसे यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि जर्मनी में भी इस चिन्ह का बड़ा महत्व रहा है। नाजी जर्मनी के समय में तो यह उनका राजकीय चिन्ह भी हुआ करता था। स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में पाई गई प्रतीक मुद्राओं पर भी अंकित पाया गया है। जैन अनुयायियों ने तो इसे अपने 7वें तीर्थकर का प्रतीक मानते हैं और इसकी 4 दिशाओं को मनुष्य के निर्वाण की 4 अवस्थाएं, जबकि हिंदू इनमें 4 पुरुषार्थ, 4 वेद, 4 धाम और 4 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश व गणेश को देखते हैं। तो ये थी स्वास्तिक के साइंटिफिक सिग्निफिकेंस या वैज्ञानिक महत्व। आगे हम बढ़ते हैं अपने लैंग्वेज क्लास की ओर, जहां हम आज वर्ड स्ट्रेस के चौथे रूल को सीखेंगे। Well, today we shall learn our word stress rule 4, and this rule is again very simple. As you see here, this rule says that if a word starts with weak prefix, then put stress on the root word. यानी यदि कोई वर्ड वीक प्रीफिक्स से अगर शुरू हो तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें उस प्रीफिक्स पे स्ट्रेस नहीं देना है बल्कि रूट वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है। द रूल इज़ लाइक दैट। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि रूट वर्ड्स क्या है। तो जितने भी ये वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे जैसे क्रॉस, पार्ट, लोन, माउंट, ट्विन, ये सारे रूट वर्ड्स हैं और इन रूट वर्ड्स से पहले वीक प्रीफिक्सेस का प्रयोग हुआ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे ए, बी, डी, री, प्री, एक्स। सो दीज आर प्रीफिक्सेस। ठीक है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वीक प्रीफिक्सेस हैं, इन वीक प्रीफिक्सेस पे नहीं बल्कि रूट वर्ड्स पे हमें स्ट्रेस देना है। तो हम एक ड्रिल करके देखते हैं। ठीक है। लेट्स try to pronounce with me. The first one is a cross. हम एक क्रॉस नहीं कहेंगे, हमें क्रॉस पे बल देना है। यहाँ पे जितने भी ब्लू में हाईलाइटेड हैं हमें उन पे स्ट्रेस देना है। ठीक है। लेकिन ये प्रीफिक्सेस को हमें स्ट्रेस नहीं देना है। सो लिसन केयरफुली एंड ड्रिल। फर्स्ट वन, अ क्रॉस, apart, alone, amount, between, develop, reduce, present, export. Okay, so I was giving stress on the root words, not on the prefixes. So this is your rule number 4, which you can remember, and slowly it will become a kind of habit for you. So that's all for now. We shall learn new rule number 5 in our next episode. Thank you. तो आज के सत्र की समाप्ति फिर मैं एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर प्रभाती जी के जीवन से कुछ सीखते हुए, कि पैसे होना जरूरी है पर सिर्फ पैसे का हो जाना ठीक बात नहीं है। बहुत ज़्यादा धन के पीछे भागने के बजाय आप अपनी इच्छाओं पर या डिज़ायर्स पर थोड़ा अंकुश लगाएं और एक सिंपल लाइफ में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि having too much of wealth leads one to all evils and unhappiness. वैसे भी जब आप इस धरती को छोड़कर जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे थे। लोग यही पूछेंगे कि आप कैसे थे।
So live your life more meaningfully. Stay safe. Jai Hind.